हम जो है क्या पढ़ते हैं, हम राइटर की बियोग्राफी पढ़ते हैं। तो हम चीज़ों को किस तरीके से परसीव करते हैं, हम चीज़ों को इस तरह से परसीव नहीं करते जैसे कि वो खुद है, बल्कि हम चीज़ों को किस तरीके से, किस नज़र से देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। ठीक है, हम चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ एडमायरर and we perceive things not as they are, we perceive things as we are। हम जैसे हैं ना, हम उस तरह का जो है चीज़ों को परसीव करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से राइटर की बियोग्राफी पढ़ी जाती है कि अगर आगे जाके कोई मिल्टन के बियोग्राफिकल एलिमेंट्स आएंगे आगे थीम्स में, तो हम उसको पढ़ेंगे। बीए लेवल पे और मास्टर्स लेवल में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि बीए लेवल, आपको याद होगा, आपने इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट किया होगा, उसमें हर पेपर अटेम्प्ट करने का आपको एक तरीका बताया होगा आपके उस्ताद ने कि जी शुरू में बियोग्राफी लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद समरी लिखते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर में ये रूल नहीं चलता। मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर में आपसे कोई नहीं पूछेगा बियोग्राफी क्या है, मिल्टन कौन था। अगर पूछा तो लिखें, अगर नहीं पूछा तो डायरेक्टली मिल्टन की बियोग्राफी से मत स्टार्ट कीजिएगा, ये आपके पहले ही उसने नंबर काट लेने। आपका जो पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है वो रिलेट होता है आपके क्वेश्चन के साथ कि क्वेश्चन क्या है। फिर बेशक अगर आपने बियोग्राफी लिखनी भी है तो सेकंड तो नहीं, खैर थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ में कहीं थोड़ा सा दे दीजिएगा कि जी ये कुछ बियोग्राफिकल एलिमेंट है उसकी राइटिंग्स में या उसकी इस राइटिंग के अंदर जो कि हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द पीस ऑफ आर्ट जो कि इसके अंदर बताया गया। जॉन मिल्टन, आप बियोग्राफिकल स्केच खोलिएगा अपने नोट्स। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, जॉन मिल्टन वॉज बोर्न ऑन December 9, 1609 in London. Milton's father was a prosperous merchant despite the fact that he had been disowned by his family when he converted from Catholicism to Protestantism। ठीक है, अब जो है जॉन मिल्टन जो है वो 9 दिसंबर 1608 लंदन में पैदा हुआ। और मिल्टन का जो फादर था वो एक प्रोस्पेरस मर्चेंट था, इस फैक्ट के बावजूद कि वो अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा डिसऑन हुआ जब वो कन्वर्ट हुआ फ्रॉम कैथोलिसिज्म टू प्रोटेस्टेंटिज्म प्रोटेस्टेंटिज्म सॉरी। और अब ये जो है, आपको मैंने बताया था कि दो फिरके हैं जो मेन फिरके हैं इनके, क्रिश्चियंस के, और जो कि है कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो अब प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स जो है इनका हमेशा ही आपस में काफी तजाद रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इन द हिस्ट्री ऑफ इवन इंग्लिश। ठीक है, ये जो क्रिश्चियनिटी की अगर आप इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत से ब्लड शेड्स जो हैं इन दो फिरकों की वजह से बहाए गए हैं। Milton excelled in school and went on to study privately in his 20s and 30s. In 1638, he made a trip to Italy, studying in Florence, Siena, and Rome, but felt obliged to return home upon the outbreak of civil war in England in 1639. Upon his return from Italy, he began planning an epic poem. और अपनी रिटर्न से फ्रॉम इटली उसने प्लान किया कि वो अब एक एपिक पोएम लिखेगा, द फर्स्ट एवर रिटन इन इंग्लिश। These plans were delayed by his marriage to Mary Paul and subsequent desertion of him. In reaction to these events, Milton wrote a series of pamphlets calling for more leniency in the church position on divorce. His argument brought him both greater publicity and angry criticism from the religious and establishment in England. When the Second Civil War ended in 1648 with the King Charles dethroned and executed, Milton welcomed the new parliament and wrote pamphlets in its support. After serving for a few years in civil position, he retired briefly to his house in Westminster because his eyesight was failing. जो है अंधा हो गया था इनमें। By 1652, he was completely blind. Despite his disability, Milton re-entered civil service under the protectorate of Oliver Cromwell, the military general who ruled British Isles from 1653 to 1658. 2 years after Cromwell's death, Milton's worst fears were realized.
The restoration brought Charles II back to throne, and the poet had to go into hiding to escape execution. अब 2 साल बाद जब क्रॉमवेल्स की जब डेथ हुई तो मिल्टन के जो वर्स्ट फियर हैं वो रियलाइज हुए. नंबर 1 क्या था कि चार्ल्स टू जो है बैक टू थ्रोन, ठीक है, और दूसरी क्या, पोएट हैड टू गो इनटू हाइडिंग टू एस्केप द एग्जीक्यूशन, के इसको अब एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए इसलिए इसको कहीं छुप जाना चाहिए. However, he had already begun work on great English epic, which he had planned so long before Paradise Lost. Now he had the opportunity to work on it in earnest. It was published in 1667, a year after the Great Fire of London. The greatness of Milton's epic was immediately recognized, and the admiring comments of the respected poets John Dryden and Andrew Marvell helped restore Milton to favor. He spent the ensuing year all at his residence in Burnhill and still writing prolifically. Milton died at home on November 8, 1674. By all accounts, Milton led a studious and quiet life from his youth up until his death. Works of Milton देख लेते हैं. In his 20s, Milton wrote 5 master-long poems, each of them influential and important in its own separate way. On the morning of Christ's nativity, Thomas Lycidas, Tu Penseroso, and El Allegro. Through these poems, Milton honed his skill at writing narrative, dramatic, elegiac, philosophical, and lyrical poetry. He had built a firm poetic foundation through his intense study of language, philosophy, and politics, and fused it with his uncanny sense of tone and diction. Even in these early poems, Milton's literary output was guided by his faith in God. अब जो है these even in these early poems, मिल्टन की जो लिटरेरी आउटपुट जो थी वो किससे गाइडेड थी, वो गाइडेड बाय हिज फेथ इन गॉड, क्योंकि ये जो है प्यूरिटन था और प्यूरिटनिज्म को बहुत ज्यादा फॉलो करता था. और प्यूरिटनिज्म की कल मैंने आपको बताई थी कि प्यूरिटन्स जो है वो अपने आप वो जो है बहुत ज्यादा एक होता है ना सख्त किस्म का रिलीजियस इंसान, सख्त तबलीगी किस्म का इंसान, जिसे हम कहते हैं बहुत जो है स्ट्रिक्ट किस्म के रिलीजियस लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली रिलीजियस रूल्स को ओबे भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, और इवन बाकी लोगों को भी जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली उनके साथ बिहेव करते हैं कि वो भी ऐसा करें. Milton believed that all poetry served a social, philosophical and religious purpose. उसके ख्याल में पोइट्री जो है उसको एक सोशल, फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस पर्पस जो है वो प्ले करना चाहिए. इसको अंडरलाइन कीजिएगा, हाईलाइट करें और अंडरलाइन. He thought that poetry should be glorify God, promote religious values, enlighten readers, and help people to become better Christians. और वो ये कहता है कि पोइट्री जो है उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए गॉड को, प्रमोट करना चाहिए रिलीजियस वैल्यूज को, एनलाइटन करना चाहिए रीडर्स को, हेल्प करना चाहिए पीपल टू बिकम बेटर क्रिश्चियन. Aside from his poetic successes, Milton was also prolific writer of essays and pamphlets. These prose writing did not bring Milton public acclaim. In fact, since his essays and pamphlets argued against the established view of most of the England, Milton was even the object of threats. Nevertheless, he continued to form the basis for his political and theological beliefs in the form of essays and pamphlets. Paradise Lost. At the early age of 16, Milton already aspired to write a great English epic. As he read the classical epics in school like Homer's Odyssey, Aeneid, and Virgil's Aeneid, he began to fantasize about beginning such artistic brilliance to the English language. Milton considered many topics for his epic. Early on, he thought that the story of King Arthur and Knights of the Round Table was a noble topic. Then he grew slightly older. He hoped to write an epic about Oliver Cromwell, who took control of England in 1653 after helping to dethrone and execute King Charles. Judging from these two topics, it is clear that Milton wanted to write his epic on a distinctly British topic that would inspire nationalist pride in his countrymen.
Such a topic would also mimic Homer's and Virgil's nationalist epics of strong, virtuous warriors and noble battles. और ये जो टॉपिक है would also mimic Homer's and Virgil's nationalist epics कि ये जो है मिमिक करती हैं होमर की, यानी कि इसने कॉपी किया था होमर के स्टाइल को और वर्जिल के नेशनलिस्ट एपिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्चुअस वॉरियर्स और नोबल बैटल्स को। एपिक में होता ही ये है, एक एडवेंचरस स्टोरी होती है जिसके अंदर वॉर्स दिखाई जाती हैं और वो भी नोबल बैटल्स दिखाई जाते हैं बिटवीन गॉड्स। ठीक है, ग्रीक गॉड्स की जो फाइट होती थी वो भी एपिक्स के अंदर दिखाई जाती थी और उसके अंदर डिथ्रोनमेंट और फॉल ऑफ द हीरो, ये सारी चीजें उसके अंदर ट्रेजेडी दिखाई जाती थी। However, Milton abandoned both of these ideas and for a time gave up the notion of writing an epic at all. But in the mid 1650s, Milton returned to an idea he had previously had for a verse play, the story of Adam and Eve. He concluded that the story might fail as a drama, but succeed as an epic. ठीक है, अब जो है in the mid 1650s मिल्टन एक आइडिया उसके की तरफ उसकी थोड़ी सी तवज्जो हुई और उसने कहा कि he had previously had for a verse play the story of Adam and Eve. फिर उसने कहा नहीं, एडम एंड ईव की कहानी को लिखते हैं। He concluded that the story might fail as a drama. उसने कहा अगर मैं एज ए ड्रामा लिखूंगा ना तो ये स्टोरी फेल हो जाएगी, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं इसको एज एन एपिक लिखता हूँ तो ये सक्सीड होगी। In 1656, the blind Milton began to recite verse each morning to one of his two daughters, who wrote his poem down for him. Milton continued to dictate Paradise Lost for several years. Finishing in 1667, when it was published in 10 books, Milton soon returned to revise his epic, redivided it into 12 books, as the classical epics were divided, and publishing it in its authoritative second edition form in 1671. Later in 1761, he published his final work, Paradise Regained, the sequel to his great epic. Due to his strong religious beliefs, Milton thought that this work surpassed Paradise Lost in both its arts and its message, though most readers today would disagree. और later 1671 में उसने पब्लिश किया अपना आखिरी काम जो कि पैराडाइज रिगेन था, द सीक्वल टू हिज ग्रेट एपिक। ये सीक्वल था पैराडाइज लॉस्ट का, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट का आप समझ ले सेकंड पार्ट ना। और ड्यू टू हिज स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ, मिल्टन थॉट दैट दिस वर्क सरपास्ड पैराडाइज लॉस्ट इन बोथ इट्स आर्ट्स एंड इट्स मैसेज। अपने आर्ट में और अपने मैसेज में, वो दोनों चीजों में यहाँ पे सरपास कर गया। थ्रू मोस्ट रीडर टुडे वुड डिसएग्री, दो मोस्ट रीडर्स टुडे वुड डिसएग्री, कि शायद आज बहुत से रीडर्स इसको डिसएग्री करें, लेकिन मिल्टन का जो ग्रैंड स्टाइल है, आपके अक्सर वो पेपर्स में ये क्वेश्चन आता है कि मिल्टन ने जो मिल्टोनिक ग्रैंड स्टाइल है अपने जो पैराडाइज लॉस्ट में इस्तेमाल किया है, आप उसके ऊपर